बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी। इंडेक्स नंबर हमने लास्ट टाइम किया था, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हैज टू बेसिक मीनिंग्स: अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, और दूसरे वर्ड्स में है अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम्स। यानी एक तो जो अनसर्टेनिटी हमारे पास होता है उसकी क्वांटिटेटिव मेजर जो अब हम निकालेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। दूसरा यह है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफनेस, यानी किसी चीज पर या किसी चीज का जो अक्कर होना या किसी चीज के आने के जो चांसेस हैं उस पर किसी का कोई बिलीफ, ये प्रोबेबिलिटी के मायनों में आएगा। ये आगे आप लोगों ने कुछ इसका पढ़ना है, ये कुछ इसकी हिस्ट्री है। द फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वर लेड बाय टू फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी, ब्लेस पास्कल और दूसरा पेरी डी फर्मेट। ये 17th सेंचुरी के थे। उसके बाद बर्नौली ने इस पर काम कुछ किया, अब्राहम डी मोविरे ने किया और सैमुअल ला पैलेस ने किया। आजकल इसकी कौन कौन सी फील्ड में ये यूज हो रही है ये उन्होंने लिखा हुआ है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च है, सोशियोलॉजी है। रिसर्च में ये ज्यादा यूज होती है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारे डिफरेंट फील्ड्स उन्होंने बताई हैं। तो प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ा सा सेट के बारे में बताता है। सेट क्या चीज होती है? कोई भी चीज या किसी भी चीज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हो तो उसके जो एग्रीगेट होगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल चेयर्स एक रूम के अंदर है, उन तमाम चेयर्स को इकट्ठा करेंगे तो वो सेट बन जाएगा उन चेयर्स का। तो चेयर्स हमारे पास एक चेयर जो है वो उसका एलिमेंट कहलाएगी, सेट के एलिमेंट। एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे, जो सेट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे यहां पर एक सेट है, उसके अंदर ए बी एक्स वाई है। ए बी एक्स वाई स्मॉल लेटर से शो किए गए हैं और उस सेट को कैपिटल ए के साथ डिनोट किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सेट के एलिमेंट्स को कौन से वर्ड से शो किया जाता है या सेट्स को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, खाली सेट जो होगा उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और इसके लिए जो नोटेशन है, ये साई जो है फाई, सिंबल फाई इसके लिए यूज होता है। अगर एक सेट के अंदर जीरो है तो उसका मतलब ये खाली नहीं होगा, यानी जीरो तो उसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। अगर एक यूनिट होगा उसके अंदर तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ये डिफरेंट सेट्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है। फाइनाइट और इनफिनाइट सेट। काउंटेबिलिटी इनफिनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होगा जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट होंगे, और इनफिनाइट सेट ऐसा होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में
हम सिर्फ उनको कंसीडर करेंगे, इनफिनाइट भी, जो काउंटेबिलिटी जिनकी हो सके। अब हमारे पास सब सेट, दो सेट अगर हमारे पास हैं ए और बी, अगर बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो तो हम बी को क्या कहेंगे? बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी का ए का कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा बी से, तो फिर हम कहेंगे बी जो है वो सबसेट है ए का। ये एग्जांपल है, जैसे ए हमारे पास 1 2 3 4 5 10 है और बी 1 3 5 है। अब बी का जो हर एलिमेंट है 1 3 5 ये ए के अंदर मौजूद है और ए में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो हम बी को कहेंगे ये सबसेट है ए का। ये नोटेशन होती है बी, ये इसको हम कहते हैं सबसेट ए। उसके बाद सेट्स को हम वेन डायग्राम के साथ डिनोट करते हैं। जो मुकम्मल हमारे पास सैंपल स्पेस होता है उसको रेक्टेंगल के साथ डिनोट किया जाता है और उसके अंदर जो इवेंट होते हैं उनको हम सर्कल के साथ डिनोट करते हैं। ये जॉन वैन था जिसने ये कंसेप्ट दिया था, इसलिए इसको हम वैन डायग्राम कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन द सेट। ऑपरेशंस हम मैथमेटिक्स में जो करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। जो डबल टाइम हो या ज्यादा टाइम हो उसको एक दफा लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ उनको लिखते हैं जो मैच हो रहे हों, जो कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन के अंदर है। अब वेन डायग्राम के तहत अगर यूनियन देखें तो ये देखें ए और बी सबको हाईलाइट किया गया है और ये जो इलाका है ये इनका जो मैच है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी में हम देखते हैं तो सिर्फ वो शेडेड एरिया किया गया है जो कॉमन है इनमें या मैच्ड है ए और बी में, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। ए माइनस बी अगर करना हो तो उसको वेन डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे? ए पहले क्या है, मुकम्मल शेडेड है, और बी जो उसके साथ मैच हो रहा है वो उसमें से माइनस कर देंगे तो ये ए माइनस बी कहलाएगा। यानी बी का जितना हिस्सा ए के अंदर आ रहा है वो भी ए से हम माइनस कर देंगे। कंप्लीमेंट, एक सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट निकालना हो तो हम जो यूनिवर्सल सेट होता है या जिस स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में इसको एस कहते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो उसको यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एस में से उस एलिमेंट को माइनस कर दिया जाए तो हम कहते हैं हमने उसका कंप्लीमेंट लिया है। तो कंप्लीमेंट की नोटेशन इसके ऊपर बार लगाकर भी होती है और इसके ऊपर सी लगा के भी कंप्लीमेंट हम लिख सकते हैं। ये ए का कंप्लीमेंट है। ए के कंप्लीमेंट में हम ए को के अलावा ये एस के अंदर जितना भी एरिया होगा वो सारा शेडेड किया गया है। तो ए को हम एस में से निकालेंगे तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। कम्युलेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगी। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी
यूनियन सी, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये इनको आपने देख लेना है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कंप्लीमेंटेशन लॉ, इसके अंदर ज्यादा यूज होगा। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट एस के इक्वल होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट किस चीज के इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, यानी एक सेट है और उसका कंप्लीमेंट है, उसका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो वो खाली सेट आएगा। इट मींस के ए और ए का कंप्लीमेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट होते हैं जो जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। एक ही सेट है, उसका पहले कंप्लीमेंट लें और दोबारा कंप्लीमेंट लें तो वो इटसेल्फ अपने इक्वल ही आ जाएगा। यानी पहले ए का कंप्लीमेंट लें, फिर ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो दोबारा वही ए आ जाएगा। एस का कंप्लीमेंट लें तो हम किसी भी चीज का कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसको एस में से माइनस करते हैं, तो एस का कंप्लीमेंट लेंगे, एस में से एस को माइनस किया तो खाली सेट आ जाएगा, और खाली सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो एस में से खाली सेट को माइनस करें तो एस ही आ जाएगा। ये ज्यादा इसमें से एमसीक्यू जो है बन सकता है, ये जो छठी प्रॉपर्टी है। डी मॉर्गन लॉज, ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। ए यूनियन बी जो है, इसका ओवरऑल कंप्लीमेंट लें तो ये अलग-अलग, जब ए का कंप्लीमेंट करते हैं तो यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में और बी का कंप्लीमेंट आ जाता है। और अगर स्टार्ट में ए का ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट हो तो सेपरेट सेपरेट जब इनका कंप्लीमेंट करते हैं तो इसका इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाते हैं। ये डी मॉर्गन लॉज कहलाते हैं। पार्टीशंस ऑफ द सेट, सेट के जो डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उनको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखते हैं तो वो पार्टीशन हम कर रहे होते हैं। जैसे ए आई इंटरसेक्शन ए जे ए वन ए टू, ये यूनियंस में आ रहा है, तो ये सारी इसकी एलिमेंट्स हैं ए वन से लेकर ए टू से लेकर ए एन तक, यानी ये डिफरेंट सेट हैं ए वन ए टू और ए एन। तो इन सब को मिलाएंगे तो ये किस चीज के इक्वल होता है, एस होता है। और ये ए वन ए टू ए एन ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब इनको हम यूनियन लेंगे तो वो एस के इक्वल आ जाएगा। क्लास ऑफ द सेट्स, अ सेट ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ क्लास, यानी सेट्स ऑफ द सेट्स इज कॉल्ड क्लास। डिफरेंट सेट्स को मिलाकर हम एक सेट्स बनाएंगे तो उसको क्लास ऑफ द सेट्स कहते हैं। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, दो प्रोडक्ट्स को जब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। एक सेट को उसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको एक स्क्वायर कहते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मेथड दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है दूसरा सेट बी है तो इसको पहला एलिमेंट लेंगे, उसके बी के हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दूसरा एलिमेंट लेना है और उसको उस बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, डाइस हम बहुत यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो ये डाइस की उसने एग्जांपल दी है। ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट थ्रू डायग्राम जो है ट्री डायग्राम, उसके तहत उसने निकाला है। ये ट्री डायग्राम के तहत भी हो सकती है, इस तरह मल्टीप्लाई करके भी हो सकती है, जैसे आप लोगों को इजी लगे आप बना सकते हैं। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस। A relation
from a set A to set B is a subset of Cartesian product of A by B, such a relation is usually called a binary relation. यानी दो सेट्स का आपस में जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, ये बाइनरी रिलेशन कहलाएगा. सेट्स और फंक्शन ये वही मैथमेटिक्स में जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन कहलाता है. इसमें इंडिपेंडेंट y जो है डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है. ये इनको आपने देखा. तो यहां तक तो था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन सेट्स के बारे में. मेन हमारा जो स्टार्ट प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट हो रहे हैं वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम जैसे नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करे, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कर रहा है कि द टर्म एक्सपेरिमेंट्स मींस अ प्लान्ड एक्टिविटी प्रोसेस हुज रिजल्ट यील्ड सेट ऑफ डाटा. यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके रिजल्ट्स हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है. और एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं. ये आगे वर्ड जो यूज होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर ये वो है, एक्सपेरिमेंट यूज होगा, ट्रायल यूज होगा. तो एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रायल क्या है. ट्रायल क्या है, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक ट्रायल कहलाएगा. और जो रिजल्ट इसके आते हैं उनको हम आउटकम्स कहते हैं. आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट इवन तो इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स under essentially similar conditions is called a random experiment. इसका मतलब यह है कि एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं उसको हम एक ही तरह उसका ट्रायल करते हैं, लेकिन हर दफा रिजल्ट उसका डिफरेंट आता है, चाहे हम उसको जितने मर्जी मर्तबा उसको रिपीट करते जाएं. तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जैसे हम डाई रोल करते हैं तो उस पर कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 5 आएगा. इस तरह जब भी हम रोल करते हैं तो वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका पता होना चाहिए. पहले तो ये है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे उसको हम जितने मर्जी दफा रोल कर सकें या परफॉर्म कर सकें. दूसरा यह है कि उसके एटलीस्ट 2 रिजल्ट होने चाहिए. एक एक्सपेरिमेंट जिसके कम से कम 2 रिजल्ट होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएगा. तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि उसके जो आउटकम्स या रिजल्ट हैं वो पहले से प्रिडिक्टेबल ना हो, अनप्रिडिक्टेबल हो. यानी जब हम डाई रोल करते हैं तो हमें पहले से ना पता हो कि इसको हम डाई रोल कर रहे हैं तो 6 ही आएगा, बल्कि हमारे पास चाहे नंबर्स डिफरेंट होंगे कि उनमें से कोई आ सकता है, लेकिन फिक्स नहीं होगा कि इस पे 6 आएगा या 4 आएगा. तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी में है. तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं. पहली प्रॉपर्टी में ये था कि एनी नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट किया जा सके. दूसरा यह है कि इसके कम से कम 2 रिजल्ट हों. और तीसरा यह है कि हर रिपीटिशन का रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो. नेक्स्ट हमारे पास कार्ड्स का बार बार जिक्र होता है और कार्ड्स के एमसीक्यूज भी हमारे पास आते हैं कि अगर हम 2 कार्ड्स ड्रा करें तो फ्लां कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी या इतने कार्डों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो वो
प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले आपको कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए कि कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट। डायमंड का साइन इस तरह का होता है। क्लब ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। स्पेड इस तरह का साइन होता है और हार्ट का ये साइन होता है। अब ये 1 2 3 4 कैटेगरीज हो गई हैं इसकी। अब इनके अंदर जो कार्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? ए से स्टार्ट होता है, ए इस पे लिखा होता है, एस इसको कहते हैं। फिर 1 नहीं होता इसमें, 2 से स्टार्ट होते हैं नंबर, 2 3 4 से स्टार्ट करके ये 10 तक जाते हैं। फिर जैक जे के साथ, फिर क्वीन और किंग। ए से लेकर 10 तक 10 कार्ड हो गए। जे, क्वीन और किंग 3 कार्ड ये हो गए। टोटल हमारे पास 13 कार्ड हर कैटेगरी के आ जाएंगे। डायमंड के यही कार्ड होंगे, क्लब के भी यही कार्ड होंगे, स्पेड के भी यही कार्ड होंगे और हार्ट के भी यही 13 कार्ड होंगे। बाकी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेड और ब्लैक कार्ड। ये जो डायमंड है ये रेड होता है, उसके बाद हार्ट जो है ये रेड होता है, क्लब और स्पेड ये ब्लैक कार्ड होते हैं, ये वाले ब्लैक होते हैं। ये इनका साइन जो है, ये जो नोटेशन है ये ब्लैक कलर में वहां पे होती है। तो टोटल 26 ब्लैक हो गए और 26 हमारे पास रेड कार्ड होंगे। इसके बाद फेस कार्ड। फेस कार्ड के अंदर हमारे पास ये 3 कार्ड फेस कार्ड कहलाते हैं। डायमंड के भी 3 होंगे, इसी तरह क्लब के भी इधर 3 कार्ड होंगे, जे, क्वीन और किंग। स्पेड के भी 3 कार्ड होंगे और हार्ट के भी 3 होंगे। तो ये टोटल 12 कार्ड फेस कार्ड बन जाएंगे। इनका दूसरा नाम पिक्चर कार्ड भी होता है। बाकी ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड में हमारे पास एस भी इनके साथ शामिल हो जाता है, तो एस और 10 भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं। एस, 10 और बाकी ये 3। तो ये हमारे पास एस, 10, जैक, क्वीन और किंग 1 2 3 4 5 कार्ड होंगे और ये हर 4 कैटेगरीज में ये होंगे। तो इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 20 कार्ड ऐसे होंगे जिनको ऑनर कार्ड कहते हैं। जो लोग गेम खेलते हैं उनको पता होगा कि इनके नंबर जो है ज्यादा मिलते हैं इन कार्ड्स पे, इसलिए इनको ऑनर कार्ड कहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी आनी चाहिए क्योंकि इससे काफी एमसीक्यूज आए हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैंपल स्पेस। एक
रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको अगर हम एक सेट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन करते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर हेड या टेल, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये हेड और टेल दो एलिमेंट इस सैंपल स्पेस के होंगे। अगर हम टू कॉइन्स को रोल करते हैं एट अ टाइम, या एक कॉइन को टू टाइम करते हैं, एक ही बात ये होती है, तो उसमें चार हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं इसके। हेड हेड, यानी पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड, हेड टेल आ जाए, टेल हेड या टेल टेल आ जाए। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे तो ये मुख्तलिफ बनते जाएंगे, 3 करेंगे तो 8 बन जाएंगे। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है कॉइन के लिए, अगर 1 कार्ड है, सॉरी 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 कार्ड है तो 2 की पावर 2, 3 कार्ड है तो 2 की पावर 3, 4 कार्ड होंगे तो 2 की पावर 4। इस तरह ये इनकी पॉसिबिलिटीज बनती जाती हैं कि इतने पहले 2 आएंगे, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास 8 बन जाएंगे, इधर 16 बन जाएंगे एंड सो ऑन। ये तो कॉइन का हो गया। आगे डाई की बात करते हैं। डाइस जो होती है, या डाई इसको कहते हैं, जो हमारे पास लूडो का जो दाना होता है उसको डाई कहते हैं या डाइस कहते हैं। उसको जब हम रोल करते हैं तो पॉसिबल 1 टाइम करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स होते हैं उस पे। तो 1 टाइम अगर किया तो 6 की पावर 1, 2 टाइम किया तो 6 की पावर 2, 3 टाइम किया तो 6 की पावर 3। अब ये हमारे पास एक रूल बन गया कि एक सिंगल टाइम जब हम करते हैं तो वो जितने नंबर आते हैं उसको हम यहां लिखेंगे, और जितने दफा करेंगे उसको पावर में लिखेंगे, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक कॉइन किया था, तो कॉइन के सिंगल के लिए जब हम टास्क करते थे तो पॉसिबल 2 रिजल्ट थे, तो उसकी हमने बेस 2 रख ली थी। इधर 6 है तो हमने 6 रख लिया, बाकी उसकी पावर हम जितने टाइम करेंगे वो बढ़ाते जाएंगे। 2 टाइम किया तो 36, 3 टाइम किया तो 216 एंड सो ऑन। ये सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, पॉसिबल एलिमेंट्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक डाई की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 36 अगर 2 डाइस हूं तो 36 किस तरह बनते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमारे पास है इवेंट्स। An event is an individual outcome or any number of outcomes, sample points of a random experiment or a trial. A set terminology, any subset of a sample space S of the experiment is called an event. यानी कोई भी सबसेट सैंपल स्पेस का हम ले लें तो वो इवेंट कहलाएगा, चाहे वो एक सिंगलटन एलिमेंट हम लें, या 2 लें या 3 लें, तो वो इवेंट ही कहलाएगा। सिंगल होगा तो भी इवेंट कहलाएगा, लेकिन सिंगल होगा तो उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे, और अगर 2 या उससे ज्यादा इवेंट होंगे तो उसको हम कंपोजिट इवेंट कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे, सॉरी। ये है कंपाउंड इवेंट कंटेन मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, यानी 2 या उससे ज्यादा सैंपल पॉइंट होंगे तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे।
आगे वही कंप्लीमेंट जो हमने सेट्स में पढ़ा था वही इधर सैंपल स्पेस में आ गया है कि कंप्लीमेंट क्या होता है, इट मीन ए कंप्लीमेंट मीन नॉट ए, तो उसको हम सैंपल स्पेस में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आता है। इसको निगेशन या कंप्लीमेंट इन दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसको जैसे हमने सेट खाली सेट को शो करते थे फाई के साथ, इसी तरह इम्पॉसिबल इवेंट को भी हम फाई के साथ डिनोट करेंगे। दिस क्लास ऑफ 2 की पावर 3 8 सबसेट इवेंट कैन बी थ्रू ऑफ एज अ फील्ड विच इज डिनोटेड बाय, इसको क्या बोलते हैं, टा। दिस इवेंट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जितने भी हमारे पास एक क्लास के अंदर सेट होंगे उनको इकट्ठा करेंगे तो वो उसको हम डिनोट करेंगे टा के साथ। तो जब भी हम यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ इवेंट्स लेंगे तो वो क्या होगा, बिलोंग टू टा, यानी इस टा के अंदर इनमें से किसी का भी हम यूनियन लेंगे तो वो सारे इसके अंदर शामिल होगा, ये पूरा टा है। द इंटरसेक्शन भी हम लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो इसके अंदर मौजूद होंगे वो इवेंट। अगर डिफरेंस भी हम लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन्हीं में से ही होगा, और कंप्लीमेंट भी लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन्हीं में से ही होगा। जहां खाली आ सकता है, केला ए बी सी आ सकता है, या तीनों आ सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये पहले भी मैंने बताया है स्टार्ट में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो डिसजॉइंट हों। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन, एक्सक्लूसिव उसकी मन्हा कर रहा है, यानी जो कॉमन ना हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ डिसजॉइंट इवेंट जिनमें कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन या सैंपल एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मैच्ड नहीं होगा, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। और अगर कोई एक भी उसके अंदर कॉमन आ गया है तो उसको हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। आगे हमारे पास एडिशन लॉ हम इसके पढ़ेंगे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए अलग अलग इसके लॉज हैं। अब एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट ये है कि इसका दूसरा नाम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट भी इसको कहते हैं। और ये फाइंड कैसे होता है, हमारे पास जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं उनका अगर हम यूनियन लें और वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ये। सपोज हमने एक कॉइन टास्क किया तो सैंपल स्पेस हमारे पास हेड और टेल आया एक ही। अब दो इवेंट हमारे पास हैं, एक टेल और दूसरा हेड, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। जब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस हेड टेल के इक्वल बन जाता है। तो हम कहेंगे कि ये दो सेट, एक को अगर एक इज इक्वल टू हेड था और बी इज इक्वल टू टेल था तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनका जब हमने यूनियन लिया है तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल है। और दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि ये आपस में होने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट यानी दो इवेंट्स ए और बी को हम इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे अगर दोनों के अक्कर होने के चांसेस जो हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे ये दो इवेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट हैं। जैसे हम एक डाई रोल करते हैं
इवन नंबर्स और आड नंबर्स आने के जो चांसेस हैं वो इक्वली होंगे, क्योंकि 3 ही उसके अंदर इवन होते हैं और 3 ही आड होते हैं। तो 3/6 दोनों का आंसर आएगा 1/2। तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन और आड आपस में इक्वली लाइकली इवेंट हैं। इवेंट्स एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमने इनको शो कैसे करना है। इवेंट ए बिलोंग टू एस, यानी एस के अंदर अगर ए होगा तो हम उसको इवेंट कहेंगे। इवेंट ए इज इम्पॉसिबल, तो ये किस चीज के इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। इवेंट ए इज अ श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जो इक्वल हो सैंपल स्पेस के, उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। अब कोई आप में से बता दे कि श्योर इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या फर्क होगा। जिसको पता है वो अपना माइक ऑन करके बता दे। कोई बता दे कि श्योर इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या ये दोनों सेम हैं या इनमें फर्क है। चले, कोई नहीं बता मेरा रहा ख्याल तो मैं नाम लेकर पूछता हूं। मेरा ख्याल सेम है। सेम, आपके ख्याल में सेम है। महबूब आप बताओ। जी सर, एग्जॉस्टिव की तो समझ आ गई है। श्योर की एग्जॉस्टिव तो वो होता है जिसमें मुकम्मल समझ के इवेंट आ रहे हाँ, हैं। तो मैं ये पूछ और रहा हूँ कि इनमें कोई फर्क है या नहीं है। सर मुझे लगता है इनमें फर्क है। अच्छा, क्या फर्क होगा। सर श्योर इवेंट की मुकम्मल समझ नहीं आई, इस वजह से एग्जॉस्टिव की आ गई। अच्छा, तो कंपेरिजन एग्जॉस्टिव नहीं की हुआ। आगे श्योर की समझ नहीं आई। चले मैं बता देता हूँ। जी लास्ट सर। में तो था ना, 2 का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर, यहाँ पे एक ही है हम्म, तो वही जो सैंपल स्पेस के बराबर हो उसको श्योर ठीक है। चले इनकी पहले डेफिनेशंस को देखें गौर से, फिर फर्क समझ आ जाएगी। अब ये देखें, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट ये था कि उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि एटलीस्ट 2 इवेंट हों या 2 से ज्यादा इवेंट हों और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो और उनका यूनियन लें तो वो इक्वल टू सैंपल स्पेस आए, तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। और वो 2 या 2 से ज्यादा आपस में उनको एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। श्योर इवेंट तो एक सिंगल इवेंट होगा और वो सिंगल ही अगर सैंपल स्पेस के इक्वल हो तो उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे। बिल्कुल सही है। यस। ओके, ए कंप्लीमेंट को हम शो करते हैं, नॉट ए, इवेंट ए और इवेंट ए कंप्लीमेंट, ये सारी उसकी नोटेशंस हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। ये अब आपको इस चीजों की पढ़ना तो आ चुका होगा। इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू एस है, तो इनको हम एग्जॉस्टिव कहेंगे। यहां से आपको फर्क पता चल गया कि एग्जॉस्टिव बिल्कुल और श्योर में क्या था। श्योर इवेंट ऐसा था, एक सिंगल इवेंट था और वो